Hello student, chapter in the solid state we are going to discuss most important topic packing efficiency. So what is the packing efficiency? How much space occupied by atoms, molecules or ions in three-dimensional unit cell. Suppose आपके पास ये बॉक्स है और इस बॉक्स में आपने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को इस तरह से फिल्ड किया। तो स्टूडेंट ये तो स्पेस हो गया फिल्ड, है ना। और ये क्या है, वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज वैकेंट स्पेस। तो हम इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को, पार्टिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से फिल करें कि कम से कम क्या रह जाए, वैकेंट स्पेस रह जाए, और उसी को हम बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ओके, नाउ पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज volume occupied by atoms upon total volume of unit cell. Okay, now packing efficiency means volume occupied by atoms or spheres. Okay, atoms or spheres upon total volume of unit cell इंटू 100। परसेंटेज इफिशियंसी हम निकालते हैं परसेंटेज में, तो हम 100 से इस तरह से निकालेंगे। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इनकी हेल्प से हम अलग अलग यूनिट सेल में क्या निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी। यानी हमने यहाँ पर परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस निकालना है और कितना स्पेस खाली रह जाता है। अच्छा, जो खाली रह जाता है, ये जो स्पेस खाली रहा है, दिस इज नोन एज द वॉइड्स। तो हम वॉइड्स भी बताएंगे, इसमें कितने खाली रहते हैं, कितने परसेंट खाली रहता है और कितना स्पेस इसने ऑक्यूपाइड किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट वन, पैकिंग एफिशिएंसी इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस, दिस आल्सो नोन एज द प्रिमिटिव यूनिट सेल, बिकॉज एटम्स आर लोकेटेड ओनली ऑन द कॉर्नर्स। एटम्स इसमें सिर्फ कॉर्नर पर ही होते हैं, यहाँ पर इस तरह से, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी की थी। ठीक है, तो ये कितने एटम्स, एक कॉर्नर ये। अब इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो आपने इसमें पढ़ा था कि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, हाफ का भी एक पार्ट होता है, यानी 1/8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन रहता है। ये बात हम समझ लेंगे। पार्टिकल्स टच ईच अदर अलोंग द एजेस। आपको ये लग रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ये दूर दूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में आप देखना, तो ये 3D में रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर में आपने ये दोनों स्फीयर्स, यानी ये दोनों एटम्स क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। इस तरह से ये दोनों एटम क्या होंगे, पास पास होंगे। अब देखो स्टूडेंट, आपको निकालना है यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे इफेक्टिव एटम की। इफेक्टिव एटम क्या होंगे, जो आप पहले भी करते थे, यानी 1/8 क्या है कंट्रीब्यूशन, और कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो आपको मिलेगा 1 एटम यहाँ पर। तो इफेक्टिव एटम कितना आ गया, 1 एटम इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस और यूनिट सेल। ओके, नाउ द वॉल्यूम हम बात करेंगे इसकी एज लेंथ की। एज लेंथ में हम बात करेंगे a इंटू ए। ठीक है, यानी a की पावर 3। तो आपको पता है कि एज लेंथ यहाँ पर, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज द एज लेंथ। इसे हम क्या बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं। और एज लेंथ में जो स्फीयर हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी ये जो स्फीयर है इसके टच में है, ये स्फीयर इसके टच में है, ये स्फीयर इसके टच में है, ये स्फीयर यहाँ से सब टच में है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है स्टूडेंट,
रेडियस यहाँ से यहाँ तक r रेडियस और दूसरे स्फीयर की r रेडियस, यानी r रेडियस 2r, तो एज लेंथ इक्वल्स टू आ जाएगा 2r। दिस इज एज लेंथ एंड एज लेंथ a इक्वल्स टू 2r, तो हमने यहाँ से ये निकाल ली। नाउ तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछता है स्टूडेंट आपसे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था 6 होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये 4 एटम है। मान लो ये एक एटम है और ये एटम देखो यहाँ से टच कर रहा है इस एटम को, और एक ये देखो यहाँ से इस एटम को टच कर रहा है, और यहाँ से ये इसको यहाँ से टच कर रहा है। तो देखो ये एटम 3 एटम को तो यहाँ से टच कर रहा है। मान लो ये कि ये रूम है, ये एक रूम है और इस रूम में ये एक कॉर्नर पर एटम रखा हुआ है। अब देखो इतना तो यहाँ से ये टच कर रहा है, इसको भी और इसको भी। ऊपर वाला जो पार्ट इसका बचता है, ये आगे अगर इसके ऊपर एक कमरा और हो, एक बगल में कमरा हो, एक उसके बगल में, तो ऐसे ही ये यहाँ से भी एक स्फीयर को टच करेगा, एक रूम को। इसी तरह से ये एक ऊपर से भी टच करेगा एक एटम को। इसी तरह से, क्योंकि एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी यूनिट सेल होती हैं ना, और ये फिर यहाँ से भी इस साइड से भी टच कर सकता है। तो 1 2 3 है ना, 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर होता है 6। ये बात भी हमने समझ ली। नाउ बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में आपने क्या करा है, वॉल्यूम में आपने A3 और आपको एज लेंथ A की वैल्यू मिली 2r, तो यहाँ पे आपने 2r की पावर 3, तो आपको मिलेगा 8r3। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू z इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द स्पेयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। हम ले रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस की। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू z इंटू ये स्फीयर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r की क्यू अपॉन v टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ z टोटल एटम्स इन यूनिट सेल 1/8 कंट्रीब्यूशन एंड 8 कॉर्नर 1 एटम। 1 एटम इंटू 4/3 पाई r की क्यू, यानी 1 इंटू 4/3 पाई r की क्यू, एंड द वॉल्यूम हमने यहाँ से निकाला था, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे 8r की क्यू। क्लियर होती है बात। अब आपको मिलेगा यहाँ पर, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये से कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा पाई अपॉन 6। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी पाई अपॉन 6 एंड द वैल्यू ऑफ द पाई पुट हियर 3.14 आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है अपॉन 6। आपको मिलेगा 0.52। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्लियर होती है बात। अब आपसे पैकिंग इफिशियंसी पूछता है, तो पैकिंग इफिशियंसी 100 से होती है, तो 100 में आप निकालेंगे, आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 52%। कितना परसेंट मिलेगा, 0.52 का पैकिंग इफिशियंसी 52%। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि जो ये एटम्स हैं इन्होंने कितना स्पेस इस यूनिट सेल में ऑक्यूपाइड किया है, तो हम बोलेंगे 52% ही स्पेस ऑक्यूपाइड होता है। दिस इज नोन एज द पैकिंग इफिशियंसी। इसे हम क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस। पैकिंग इफिशियंसी इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो यहाँ पर कितनी आ गई पैकिंग इफिशियंसी, हम इधर लिख देंगे। पैकिंग इफिशियंसी आपको मिलेगी यहाँ पर स्टूडेंट 52%। फिर से एक बार समझ लीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू z इंटू 4/3 पाई r की क्यू अपॉन v। z की वैल्यू यहाँ से आपने निकाली 1 एंड द वॉल्यूम आपको पता है स्फीयर का 4/3 पाई r की स्फीयर का वॉल्यूम होता है ये, एंड आपको यहाँ से मिल जाता है वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आपको मिला था 8r की क्यू, एज लेंथ 2r की क्यू रखने पर, तो 8r की क्यू आपको मिलेगा पाई अपॉन 6। पाई की वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको मिलेगा 0.52। आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.52, है ना। तो वैल्यू आपको ये जो मिली है 0.52 क्या है स्टूडेंट, ये है पैकिंग फ्रैक्शन। अब इफिशियंसी पूछता है आपसे, क्या पूछता है,
इफिशियंसी पूछता है, तो इफिशियंसी क्या बोलेंगे आप, 100 से निकालेंगे ना, तो आपको कितनी मिल जाएगी, 52% मिल जाएगी इफिशियंसी। हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी स्टूडेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है, पैकिंग इफिशियंसी आपको मिलेगी यहाँ पर 52%, है ना। 100 से क्या बना लेंगे, 52%। तो 52% ऑक्यूपाइड होता है स्पेस। क्लियर होती है बात, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट सेकंड है पैकिंग इफिशियंसी ऑफ इन बॉडी सेंटर्ड, यानी हम इसको BCC शॉर्ट में बोलते हैं। अब इसमें देखो हाँ, क्या देखना है हमको, एक एटम तो सेंटर में रखा होता है, ठीक है, और बाकी सारे एटम कॉर्नर में होंगे। 4 कॉर्नर है, 4 यहाँ नीचे होंगे, ठीक है। तो सेंटर एटम टच डायगोनली अदर 2 एटम, जो सेंटर एटम है ये डायगोनली इस तरह से टच करता है किसको, 2 अदर एटम्स को टच में रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे इफेक्टिव एटम की। तो आपने पढ़ा था इफेक्टिव एटम 1/8 का कंट्रीब्यूशन रहता है कॉर्नर का, है ना, और 8 कॉर्नर हैं, तो आपको यहाँ से इस तरह से 1 एटम यहाँ से मिलेगा। और देखो ये जो है 100% होता है, 100% मतलब एक एटम पूरा का पूरा क्या होता है, सेंटर में। मान लो ये हमारे पास क्यूब है, और इस क्यूब में हमने अगर सेंटर में एक एटम रख रहा है तो पूरा 100% अंदर ही रहेगा, है ना, तो उसका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो हमें इफेक्टिव एटम यानी टोटल एटम इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमें मिलते हैं 2, ठीक है बात। अब देखोगे स्टूडेंट यहाँ पर आपने इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस तरह से हमने इनके नाम दे दिए, जैसे इस कॉर्नर एटम का A B C D, है ना, E, या इस तरह से F, और ये G और ये H, ठीक। इसके अलावा और भी आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो स्टूडेंट क्या करना है आपने, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो सेंटर एटम है वो डायगोनली 2 एटम के टच में है, और ये वाले जो एटम है नॉट टच ईच अदर, ये वाले एटम जो है यहाँ पे आपस में टच में नहीं है। तो यहाँ पर A इज नॉट इक्वल्स टू 2R, तो A 2R के बराबर यहाँ पर नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या देखना है हमने, ये ट्रायंगल बनना है इस तरह का। अगर आप इसे डायगोनली टच करेंगे, देखो इसके साथ ये एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा स्टूडेंट, यानी F D आपको दिख रहा है ये पॉइंट, और आपको ये E पॉइंट दिख रहा है, यानी ट्रायंगल EFD आप देख लीजिए। कौन सा, EFD, ये मैंने इसको निकाल के यहाँ से यहाँ लिख दिया। अब इसमें क्या देखेंगे आप EFD में स्टूडेंट, ये हाइपोटेन्यूज जो है वो B है, एंड द अपोजिट A है, एंड द एडजेसेंट भी क्या है, A है, ठीक है। ये एज डिस्टेंस हमने मान ली इसकी सपोज। अब देखो आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर होता है इन द मैथमेटिक्स। तो आप देखेंगे कि H यहाँ पर ये है ना, ये हमारा पॉजिट है, ठीक है, और ये हमारा एडजेसेंट है। तो इसको मैंने क्या, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, B, तो B का स्क्वायर है ना, A का स्क्वायर, A का स्क्वायर, यानी आपको मिलेगा 2A स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि B इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, यह हटेगा स्क्वायर रूट 2A, है ना, रूट 2A, 2 के ही ऊपर रूट रहता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, ध्यान देना यहाँ पर, ये वाला देखो A F, एंड यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है D, ये वाला ट्रायंगल A F D, ये लाइन मैंने ऐसे इस तरह से। तो इसमें आप देखेंगे हमने यहाँ पे बना लिया AFD, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये C, यानी हाइपोटेन्यूज C है, एंड द अपोजिट A, और एडजेसेंट डिस्टेंस क्या आ रही है यहाँ पर, A आ रही है। ये हमने यहाँ पे मेंशन की है, ये यहाँ पे C है, ये यहाँ पर B है डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस जो है A है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20, यहाँ से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट C स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी C का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर
अपोजिट का स्क्वायर और एडजेसेंट का स्क्वायर, इस तरह से आपने इसको यहाँ बना लिया। नाउ सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3a स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि b जो है a के बराबर होगी। जो b डिस्टेंस आपने मानी है वो कितनी किसके बराबर होगी, a की ही बराबर होगी। ये वाली डिस्टेंस इस a के बराबर होती है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, a। तो यहाँ पर b देखो, b जो है आपने अभी वैल्यू निकाली है ना, तो b स्क्वायर अभी आपने निकाली थी वो क्या थी, 2a स्क्वायर के बराबर थी, है ना। तो यहाँ पर हमने इस b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 2a स्क्वायर पुट की, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए, a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर आता है, ठीक है, ट्रायंगल के लिए। अब देखो सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी 2a स्क्वायर, है ना, तो 2a b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट की 2a स्क्वायर। नाउ यू ऑब्टेन 3a स्क्वायर। नाउ स्क्वायर हटाएंगे c इक्वल्स टू √3, है ना, यहाँ पे √3a पर रूट नहीं होगा, √3 होगा। ओके, नाउ अगर आपसे इस तरह से वॉल्यूम पूछता है तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, यानी a निकालेंगे पहले आप, एज लेंथ। a क्या होगी स्टूडेंट, एज लेंथ। तो एज लेंथ इक्वल्स टू आ जाएगा 4r अपॉन √3, है ना, 4r अपॉन √3। तो ये हमारी जो है क्या है, a इक्वल्स टू एज लेंथ हमने बता दी, एज लेंथ। अब वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है एज लेंथ की a की क्यू के बराबर होता है ना, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, a की क्यू, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट मिल जाएगा 4r अपॉन √3, 4r अपॉन √3, और हम इस पूरे का इस तरह से क्यू कर देंगे। तो आपको स्टूडेंट वॉल्यूम ये मिला, यहाँ पे हमने मेंशन किया है 4r अपॉन √3 का होल क्यू। अब देखो स्टूडेंट क्या करना आपको, अब प्रॉब्लम आपको ये भी आती है कि ये 4r कहाँ से आया, है ना, √3 इक्वल्स टू क्या होता है, √3a इक्वल्स टू होता है 4r, यानी डायगोनली एक सेंटर एटम जो है वो अदर 2 एटम को टच में है। देखो अगर हम इसकी बात करेंगे रेडियस की तो वो होती है r, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r और यहाँ से यहाँ तक की, तो बीच वाले की होगी 2r रेडियस, और 2 टच में है तो ये देखो यहाँ से इतना टच में और यहाँ से ये इतना टच में है, तो r इसकी हो गई, यानी टोटल जो आपको मिलता है 4r रेडियस बराबर होता है, यानी स्फीयर की रेडियस यहाँ पर 4r आ जाएगी। इन तीनों स्फीयर के लिए हमने बात करनी है डायगोनली, ये जो तीनों स्फीयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हमें √3a मिल रहा था उसको मैंने रखा था √3a इक्वल्स टू 4r, क्लियर होती बात। और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, एज लेंथ a, तो 4r अपॉन √3 आ जाता है। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो a की क्यू इक्वल्स टू 4r अपॉन √3 का होल क्यू आ जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं आप पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन होता है z इंटू 4/3 इंटू पाई r की क्यू अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको देखो z की वैल्यू आपको मिली थी, यहाँ पर आपने निकाली थी, कितने आइटम आए थे, 2 आइटम। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z2 इंटू 4/3 पाई r की क्यू, एंड आपको पता है स्टूडेंट आपने अभी निकाला है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 4r अपॉन √3 का होल क्यू आया था। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू पूरी रखने पर, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट कितना मिलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 मिलेगा। क्लियर हो गई बात। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, 0.68 आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। अब आपको पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है तो 100 में से, है ना, तो 0.68 अपॉन 100 आपको मिल जाएगा 68% पैकिंग इफिशियंसी। तो यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी की बात करते हैं तो 68% आती है। तो कितना स्पेस इसने सराउंड किया, इसमें 68%। अगर आपसे पूछता वॉइड्स तो 100 में 68 आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर यहाँ से वॉइड्स पूछेगा तो वॉइड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टूडेंट, कितने आ जाएंगे, 68 में से जब आप 100 में से करेंगे 32%। तो यहाँ पे खाली स्पेस जो आता है वो 32% आता है, और यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी जो आती है वो आती है 68%। क्लियर होती है बात।
फिर से स्टूडेंट समझ लीजिए एक बार, यहाँ पर जो मैंने ये क्यूब बनाया है इसमें जो ये सेंटर एटम है ये अदर 2 एटम के साथ डायगोनली है, तो हमने इस तरह से इनके नाम लिखकर इन पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाया। और यहाँ पे हम पहले बात करते हैं ट्राइंगल EFD में। EFD में आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ आपने इसमें ये बी है एज लेंथ, यहाँ पर ए और ए, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको मिलता है 2a स्क्वायर एंड बी इक्वल्स टू √2a मिल जाता है आपको। नाउ हम बात करेंगे ट्राइंगल AFD में। ट्राइंगल AFD आपको ये दिखाई दे रहा है A, F और ये D, इसको मैंने यहाँ बना लिया है ना। इसी तरह से यहाँ पर C स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा A स्क्वायर और B का स्क्वायर हमने नाम रखे इसके। C स्क्वायर इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको A स्क्वायर। नाउ B स्क्वायर वैल्यू पुट हियर 2a स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 3a स्क्वायर। C इक्वल्स टू √3 मिल जाएगा। आपको पता है जो ये सेंटर वाला एटम है अगर 2 एटम के साथ डायगोनली है तो इसकी रेडियस 2r होती है और इसकी rr, यानी आपको टोटल रेडियस की बात करेंगे तो 4r मिल जाएगी, ठीक है, स्फीयर के लिए। अब यहाँ पे आपको एज लेंथ a इक्वल्स टू होता है, a निकालेंगे तो ये देखो √3 इधर जाएगा तो 4/√3 आ जाता है ना। आपको पता वॉल्यूम इक्वल्स टू a की क्यूब होना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा a की क्यूब 4r/√3 की होल क्यूब मिल जाएगा। ये आपको वॉल्यूम आपने यहाँ पे पुट करना है। z की वैल्यू 2 एंड पाई 4/3 पाई r की क्यूब अपॉन 4, ये है वॉल्यूम 4r/√3 की होल क्यूब। आप जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.68, ये मिला आपको पैकिंग फ्रैक्शन। अब इफिशियंसी मीन्स 68%, 100 में होती है इफिशियंसी, तो इफिशियंसी 68% मिल जाएगी। और यहाँ पर वैकेंट स्पेस और वॉइड पूछेगा तो 32%, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन स्टूडेंट। अब आगे बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशिएंसी फॉर द फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मीनिंग आप समझना है कि एटम्स कॉर्नर पे होंगे, सारे कॉर्नर पर एटम रखे हुए हैं एंड यहाँ पर फेस में, तो एक एटम मैंने यहाँ पे ये फेस पे ये जमा दिया, एक एटम मैंने यहाँ पर रख दिया, एक एटम मैंने यहाँ पे फेस पे रख दिया और एक एटम मैंने यहाँ पे। अब समझना जो क्यूबिक सेल है, मान लो ये सिंपल, इसमें अगर आप कॉर्नर पे रखे 4 8 कॉर्नर हो गए। एक एटम यहाँ पे आपने रखा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी टोटल 6 फेस होंगे ना, एक ऊपर तो एक नीचे, 2 फेस, लेफ्ट राइट 3 4 इधर, और यहाँ पीछे वाला कितने हो गए 6 फेस। तो 6 फेस मतलब स्टूडेंट ये समझो कि एटम को हम यहाँ भी रख रहे हैं और यहाँ पर एक पीछे वाला और एक आगे वाला। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता है टोटल एटम कितने होंगे, यानी z इक्वल्स टू, तो कॉर्नर 8 कॉर्नर 1/8 कंट्रीब्यूशन, इसका क्या 1/8 कंट्रीब्यूशन में, तो आपको यहाँ पर एटम मिल जाता है 1 एटम। अगर आप बात करते हैं 6 फेस हो गए इसके, 6 क्या है फेस है, और यहाँ पर फेस पर जो होता है आधा ही एटम अंदर होता है। जैसे मान लो ये एक फेस है तो इसमें क्या होगा, एक आधा एटम ही अंदर होगा, इस तरह से आधा बाहर होगा आधा अंदर, यानी उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हाफ होता है। तो अगर 6 फेस है तो 6 का हाफ निकालते हैं आपको, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको कितना 3 मिल जाएगा। टोटल एटम की अगर आप बात करते हैं 1 + 4 आपको 4 एटम मिल जाते हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर z की वैल्यू 4 आ गई। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, किसी भी एक फेस की आप बात कर लो, चाहे इसकी चाहे इसकी चाहे इसकी चाहे इसकी, मैंने इस फेस को फिक्स किया और इस फेस में देखो ये वाला एटम जो है, ये वाला, ये इसके साथ क्या होता है डायगोनली होगा ना। फेस में एटम क्या होते हैं डायगोनली होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी डायगोनली होगा, यहाँ पर भी डायगोनली होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ, तो मैंने इसको फिक्स कर लिया। अब ये एटम जो डायगोनली होते हैं, ये डायगोनली फेस एटम टच टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे को टच करना, ठीक है। इस तरह से मैंने ये दिखा दिया। अब समझना यहाँ पे बात को
अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल मान लें, इसको नाम ए दे दें, इस एटम को आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मैंने बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे हमने इसका एक नेम रख दिया यूनिट सेल में। यहाँ पर आप स्टूडेंट समझना कि मैंने ट्राइंगल फिक्स कर लिया, ट्राइंगल ए और ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से बी और सी, इस तरह से ए बी सी, ये है सॉरी बी, ये है बी और ये है सी। इस ट्राइंगल में देखना आपको, इसमें इस ट्राइंगल में, क्योंकि हम फेस की बात कर रहे हैं तो फेस में मैंने एक ट्राइंगल माना और आपको पता है यहाँ पर जो ये वाला डायगोनल लाइन है इसको मैंने वैल्यू दी v, ठीक है। इसकी एज लेंथ मैंने क्या रख दी b क्या है यहाँ पर एज। अब स्टूडेंट समझना आप बात को, यहाँ पर ट्राइंगल ABC में जो हमें दिख रहा है आपको पता है हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर है ना, और AB स्क्वायर होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, B स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें आपने यहां से निकाल लेंगे B स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी ये क्या है B स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा A स्क्वायर, क्योंकि ये A है और ये भी A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आपको मिल जाएगा 2A स्क्वायर। अब आप स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो आपको स्टूडेंट मिलेगा √2A। तो ये आपको क्या मिल जाए, ये वाली जो एज लेंथ 2A मिल गई है। अब समझना यहाँ पर जो है 2A, ये वाला जो एटम है, मान लो ये 3 एटम है ना, तो ये जो है इसकी रेडियस क्या होगी R। उसी तरह से आप समझो जैसे ये 3 एटम्स है और 3 एटम्स में देखो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस मैंने R और R मान ली, और ये इसके साथ आधा यहाँ से टच में और इस तरह से यहाँ से तो R। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हो जाएगा 2R और ये यहाँ पे R और ये R, यानी R 2R और R इक्वल्स टू 4R। तो आपको पता होना चाहिए कि √2A की वैल्यू जो होगी किसके बराबर होगी 4R, रेडियस फॉर द फेस डायगोनली के बराबर होती है, ठीक। अब देखो क्या करना है आपको, A निकालना है, A इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 4R अपॉन √2, और वॉल्यूम स्टूडेंट क्या होता है, वॉल्यूम यानी V इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा A की क्यू होता है, तो हमने क्या करना है 4R अपॉन √2 की क्यू कर दिया हमने, पावर 3, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, आपको पता पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है Z इंटू 4/3 पाई R की क्यू अपॉन वॉल्यूम। Z की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई 4 एटम एंड वॉल्यूम 4/3 पाई R की क्यू स्फीयर के लिए, एंड आपको ये क्या मिला वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपने V की वैल्यू अभी यहाँ से निकाली थी 4R अपॉन √2 का होल क्यू, आपको मिल जाएगा कैलकुलेट करने पर 0.74, ये मिली आपको पैकिंग फ्रैक्शन। अब आपको निकालनी है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी 100 से होती है तो आपको मिल जाएगा 64%। क्लियर हो गई बात, इसका क्या होता है 100 तो 64% इज द पैकिंग इफिशियंसी। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ दे वॉइड्स कितना स्पेस खाली रह गया, तो स्टूडेंट्स 100 में से कितना बचेगा 26 है ना। इस तरह से आप इसको यहाँ पर निकाल लेंगे 174 6 और 9 7। तो यहां पर आपको 100 माइनस 74 है ना, तो आपको वॉइड्स कितने मिल जाएंगे स्टूडेंट, आपको यहां पर वॉइड्स मिल जाएंगे कम वॉइड मिल रहे हैं, यानी 74 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्पेस सराउंड हो रहा है। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो 74 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को सराउंड कर रहा है, सिंपल है। यानी अगर हमने वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी क्या आती है, बहुत कम आती है। तो क्लियर होती है बात। फेस सेंटर्ड में पैकिंग इफिशियंसी कितनी मिलती है हमको 74%, और वॉइड जो है हमें कितने मिलते हैं 26% मिलता है, ठीक है। तो पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज़्यादा आती है। तो इस तरह से आप बात करेंगे कि फेस सेंटर्ड में सबसे ज़्यादा होगी, एंड देन किस में होगी यहाँ पर ये क्या फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में सबसे ज़्यादा होती है,
उसके बाद सेंटर्ड क्यूबिक में होती है, सेंटर्ड क्यूबिक में होती है, एंड सिंपल क्यूबिक में सबसे कम होती है। तो इस तरह से अरेंजमेंट मिलता है। तो सबसे अच्छा जो पैकिंग इफिशियंसी अरेंजमेंट मिलता है वो मिलता है आपको फेस सेंटर्ड वाला। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकालेंगे। बाकी क्वेश्चन इस रिलेटिव हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।